Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. 370 एब्रोगेशन से पहले यहां पे एक पॉलिटिकल गुंडा राज हुआ करता था और खानदानी राज हुआ करता था। सबसे पहला जो उससे हमें फर्क पड़ा, देखने को मिला, वो ये कि करप्शन में एक लगाम सी लगी। जो यहां का सबसे बड़ा नासूर था, कैंसर था। इस वक्त एक ऑफिसर या एक कर्मचारी 10 रुपए लेने से भी डरता है, वरना करप्शन के बगैर यहां कोई काम ही नहीं होता था। चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे होता था या ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे होता था, मगर करप्शन यहाँ नंबर 1 पे था। शायद बिहार को नंबर 1 कहा जाता था, मगर मुझे लगता है कश्मीर ही नंबर 1 पे था। एब्रोगेशन ऑफ 35 और 370 से करप्शन पर एक बहुत सख्त लगाम लगी, नंबर 1। नंबर 2, जब हम डेवलपमेंट के हवाले से कहते हैं, मुझे लगता है कि तब से यहां ज्यादा रिक्रूटमेंट हुई। रिक्रूटमेंट के लिए भी एक गरीब को अपना घर बेचना पड़ता था, अपना असासा बेचना पड़ता था, और उसको रुश्वत देकर फिर अगर लगता तो लगता, नहीं लगता तो वो पैसे भी उसके खा जाता कोई ब्यूरोक्रेट। अब क्या हुआ, आज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ उसकी अपॉइंटमेंट होती है, जिसको ही हक होता है उसी को जॉब मिलता है। ये चेंजेस यहाँ पे हुई। और मैं एक बहसियत एक सरपंच कहूंगा, हर पंचायत को तकरीबन 40 लाख से ज्यादा रकम मिला करती थी डेवलपमेंटल के लिए, डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए। ये पता ही नहीं चलता था, लोगों को पता ही नहीं होता था कि हमारी पंचायत को कितना फंड सरकार देती है। आजकल ये सारा हिसाब नेट पे होता था, लोग खुद जानते हैं कि हमारी पंचायत को कितना फंड्स मिला सरकार से और किस किस काम पे ये खर्च हुआ। इतना ही नहीं, काम करने के बाद, ये डेवलपमेंटल वर्क कंप्लीट होने के बाद, हर सरकारी अधिकारी इसको चेक करने आता है, जियो टैग करता है, और ये सारा रिकॉर्ड दिल्ली जाता है। वहां से उनको पता चलता है कि नहीं, ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है। इससे पहले जो भी काम होते ही नहीं थे, उसकी बिल्स निकाली जाती थी, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड्स यहाँ पे आता था, पैसा आता था, वो पता ही नहीं चलता किनके जेबों में चला जाता है। इतनी सारी डेवलपमेंट्स होती है। हाँ, मैं मानता हूँ कई जगहों पे कुछ खामियां अभी भी हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता ही है। एक नया सिस्टम यहाँ पे राइज हो गया, एक नए कानून यहाँ पे लागू करने हैं, एक नए तरीके से सिस्टम चलाना है। इसमें तो कहीं कहीं दिक्कतें आती ही हैं, वो तो हर जगह पे आती हैं। लेकिन जहां तक अगर हम ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम देखें, तो ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ ही बढ़ रहे हैं हालात। हमारे पॉजिटिव इंडिया डॉक्टर भैया के शो में हमारे आज दर्शकों के लिए हम एक स्पेशल मेहमान लेके आए हैं। हमारे स्पेशल गेस्ट आज के हैं हमारे भाई मिस्टर मोहम्मद लतीफ मिर्चाल जी, जो कि दंगेरपुरा गांव से बिलोंग करते हैं, सोपोर तहसील, डिस्ट्रिक्ट बारामूला, जम्मू एंड कश्मीर, भारत। और ये हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। इन्होंने बहुत सारे ग्रास रूट पे काम किए हैं और इन्होंने मास्टर्स एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन पीजी किया है दिल्ली से, और सोपोर डिग्री कॉलेज से इन्होंने बीएससी किया है। और ये बहुत एक्टिव हैं, पिछले 10 सालों से तकरीबन चीफ एडिटर की तरह काम करते हैं प्रिंट मीडिया में, और सीएनआई में सब एडिटर भी हैं, और नॉर्थ हेड मैनेजर हैं ब्लू पर्ल कंपनी में, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स के। और वहां पे पंचायत राज के प्रेसिडेंट भी हैं। तो हम उलामा बोर्ड दिल्ली के और प्लस हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन के ये प्रेसिडेंट का भी काम कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में। यानी कि ये सौहार्द का भी काम कर रहे हैं, और इनके हिसाब से प्यार मोहब्बत बढ़ाना जरूरी है। तो चलिए हम हमारे सारे दर्शकों को खुद हमारे प्यारे भाई मिस्टर मोहम्मद लतीफ जी से उनसे सुनते हैं उनकी तारुफ, उनकी इंट्रोडक्शन। जी मोहम्मद साहब, आपका हमारे शो में स्वागत है, और आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बताएंगे?
थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को अपना प्यार भरा सलाम अर्ज करता हूं, जितने भी हमारे पास फ्रेंड्स हैं, और खासकर आपको दिल से सलाम पेश करता हूं। और आपने बिल्कुल सही फरमाया कि सबसे पहले मैं अपने इलाके का तारुफ कराऊंगा और अपना तारुफ कराऊंगा छोटा सा। मैं हरदुशवा, जंगीर, तहसील सोपोर, जिला बारामूला, कश्मीर से ताल्लुक रखता हूं। पेशे से मैं एक सहाफ़ी हूं, पत्रकार हूं। तो मेरी इब्तदाई तालीम यहीं अपने गांवों से ही शुरू हुई है। 8वीं जमात तक मैंने यहीं अपने ही विलेज में पढ़ा, एक गवर्नमेंट स्कूल में, सरकारी स्कूल में। और उसके बाद सोपोर कॉलेज से मैंने बीएससी की डिग्री हासिल की। इस दौरान मैंने डिग्री करने के बाद दिल्ली मक्खनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म से पीजी किया है, मास्टर ऑफ एनवायरमेंटल कम्युनिकेशन में। और इसके साथ ही मैं मीडिया से वाबस्ता हो गया। मैंने मीडिया में बहुत सा काम किया है, लेकिन मीडिया में रहते हुए या मीडिया के साथ काम करते हुए मुझे ऐसा लगा कि शायद इससे अच्छा बेहतरीन काम सोशल वर्क है, क्योंकि मीडिया में रहते हुए इंसान को हर चीज का पता चलता है, कहाँ पे खामियां हैं, कहाँ पे खूबियां हैं, कहाँ पे सोशल वर्क की जरूरत है, कहाँ पे लोगों की आवाज सुनने की जरूरत है, कहाँ पे लोगों की राहतकारी की जरूरत है। ये मीडिया से पता चलता है। सिर्फ फर्क ये है कि मीडिया में रहकर अगर ज़मीर जिंदा हो तो लोगों की फलाह बहबूदी के लिए काम आसान हो जाता है। लोगों की आवाज बनना एक मीडिया के लिए बहुत जरूरी है। मीडिया एक लोगों की आवाज होती है। और इसके साथ ही मैंने मीडिया को एक पावर समझकर लोगों की सहायता कार्य में जुट गया। और मैं सोशल वर्क करना शुरू कर दिया। मेरा एक ट्रस्ट भी है, दारुल अवाम वेलफेयर एंड एजुकेशनल ट्रस्ट। और इसके साथ साथ में जो अपने मुल्क की दीगर संस्थाएं हैं सोशल वर्क जो करते हैं, जैसे हिंदू वेलफेयर फाउंडेशन है या ऑल इंडिया उलमा बोर्ड है, उसका भी मैं रहा हूं। और इसके साथ साथ ये हॉकर्स फेडरेशन, जो हमारे हॉकर्स भाई, स्ट्रीट वेंडर्स भाई, उनके मुश्किलात हैं, उनको भी समझकर उनके मुख्तलिफ ये जो मुश्किलात हैं उनका अजाला करने के लिए मैं हमेशा आगे आगे रहा हूं। तो ये इस वक्त जो है मैं पंचायत का एक प्रधान हूं, सरपंच, जिसको हम यहाँ अपनी लैंग्वेज में पंचायत राज में कहते हैं। और इस पंचायत राज में एक चीज होता है कि पब्लिक डेवलपमेंट का ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। पब्लिक में जो डेवलपमेंट्स होती हैं, तरक्याती काम देहातों में करना पड़ता है। उसके लिए हमें सरकार ने ये जिम्मेदारी दे रखी है कि लोगों की डेवलपमेंट के लिए काम करें, जिसके साथ हम इन दिनों लगे हुए हैं। ये मेरा छोटा सा एक तारुफ है। इसके अलावा मैंने एक अवार्ड भी लिया है, भारत निर्माण पार्टिसिपेशन अवार्ड 2011 में। एक्सीलेंट, थैंक्स। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद लतीफ जी, हमारे भाई। और आपके बारे में जान के, डिटेल में जान के बहुत खुशी हुई। जरूर हमारे भाई और बहन जो देख रहे हैं आपको, वो आपसे क्लोजली कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम सीधा आपसे, क्योंकि आप ग्रास रूट लेवल में काम कर रहे हैं, हम आपसे सीधा सवालों पे जाते हैं। आपने जो वहां पे तब्दीलियां देखी है, जो आपने चेंजेस दिखे आपको, अगस्त 2019 में धारा 370-35A, आर्टिकल्स 370 एंड 35A को विड्रॉ, रेसिंड किया, एब्रोगेट किया गया। तो उसके बाद आपको वहां पे कितना विकास, कितना बदलाव दिखा? आप ग्रास रूट लेवल में क्या देख रहे हैं? हमारे भाइयों और बहनों से हम कनेक्ट होना चाहते हैं। आप एक माध्यम है, कुछ आप हमें, हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही सवाल किया और बहुत अच्छा सवाल उठाया, जिसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि पहले पहले जब ये एब्रोगेशन ऑफ 370 या 35A का हुआ, लोगों में एक खौफ सा था, डर सा था।
शायद हमसे कोई छीना गया। मगर जहां तक मैंने समझा और अब लोगों को आहिस्ता आहिस्ता ये समझ आ रहा है, 370 एब्रोगेशन से पहले यहां पे एक पॉलिटिकल गुंडा राज हुआ करता था और खानदानी राज हुआ करता था। सबसे पहला जो उससे हमें फर्क पड़ा, देखने को मिला, वो ये कि करप्शन में एक लगाम सी लगी, जो यहां का सबसे बड़ा नासूर था, कैंसर था। इस वक्त एक ऑफिसर या एक कर्मचारी 10 रुपए लेने से भी डरता है, वरना करप्शन के बगैर यहां कोई काम ही नहीं होता था, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे होता था या ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे होता था। मगर करप्शन यहाँ नंबर 1 पे था। शायद बिहार को नंबर 1 कहा जाता था, मगर मुझे लगता है कश्मीर ही नंबर 1 पे था। एब्रोगेशन ऑफ 35 और 370 से करप्शन पर एक बहुत सख्त लगाम लगी, नंबर 1। नंबर 2, जब हम डेवलपमेंट के हवाले से कहते हैं, मुझे लगता है कि तब से यहां ज्यादा रिक्रूटमेंट हुई। रिक्रूटमेंट ही नहीं, रिक्रूटमेंट के लिए भी एक गरीब को अपना घर बेचना पड़ता था, अपना असासा बेचना पड़ता था, और उसको रुश्वत देकर फिर अगर लगता तो लगता, नहीं लगता तो वो पैसे भी उसके खा जाता कोई ब्यूरोक्रेट। अब क्या हुआ, आज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो जाता है, ट्रांसपेरेंसी के साथ उसकी अपॉइंटमेंट होती है, जिसको ही हक होता है उसी को जॉब मिलता है। ये चेंज यहाँ पे हुई। और मैं एक बहसित एक सरपंच कहूंगा, हर पंचायत को तकरीबन 40 लाख से ज्यादा रकम मिला करती थी डेवलपमेंटल के लिए, डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए। ये पता ही नहीं चलता था, लोगों को पता ही नहीं होता था कि हमारी पंचायत को कितना फंड सरकार देती है। आजकल ये सारा हिसाब नेट पे होता था, लोग खुद जानते हैं कि हमारी पंचायत को कितना फंड्स मिला सरकार से और किस किस काम पे ये खर्च हुआ। इतना ही नहीं, काम करने के बाद, ये डेवलपमेंटल वर्क कंप्लीट होने के बाद, हर सरकारी अधिकारी इसको चेक करने आता है, जियो टैग करता है, और ये सारा रिकॉर्ड दिल्ली जाता है। वहां से उनको पता चलता है कि नहीं, ग्राउंड लेवल पे काम हो रहा है। इससे पहले जो भी काम होते ही नहीं थे, उसकी बिल्स निकाली जाती थी, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जो फंड्स यहाँ पे आता था, पैसा आता था, वो पता ही नहीं चलता किनके जेबों में चला जाता है। इतनी सारी डेवलपमेंट्स होती है। हाँ, मैं मानता हूँ कई जगहों पे कुछ खामियां अभी भी हैं, लेकिन इसमें टाइम लगता ही है। एक नया सिस्टम यहाँ पे राइज हो गया, एक नए कानून यहाँ पे लागू करने हैं, एक नए तरीके से सिस्टम चलाना है। इसमें तो कहीं कहीं दिक्कतें आती ही हैं, वो तो हर जगह पे आती हैं। लेकिन जहां तक अगर हम ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम देखें, तो ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ ही बढ़ रहे हैं हालात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद लतीफ जी। और आपने जैसे हमारे दर्शकों को अवगत कराया कि ट्रांसपेरेंसी सरकार की तरफ से इंक्रीज हुई है और जो करप्शन है उसके में काफी चेकअप हुआ है फॉर श्योर। जैसे कि बोलते हैं ना कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ नाइट, एक दिन रात में रोम नहीं बिला था, ताजमहल नहीं बना था। इसमें वक्त लगेगा और खामियां होती है, तो सरकार और आप जैसे लोग या पॉलिसी मेकर्स को ये सब अच्छे अच्छे इंप्लीमेंट करने हैं। और प्लस अवेयरनेस जो आप फैला रहे हैं, हम आपके आभारी हैं, कृतज्ञ हैं। वी आर ग्रेटफुल टू यू, पीपल लाइक यू। अभी हम चलते हैं हमारी कश्मीरी, जम्मू कश्मीर बहनों के ऊपर, कि अब हमारी बहनों की शिक्षा, एजुकेशन और सुरक्षा, यानी कि जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और उनकी एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट, ये हमारी बहनें हैं, जम्मू एंड कश्मीर की बहनें, हम सबकी बहनें हैं। तो इनके बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे, कुछ रोशनी डालेंगे, कुछ आप एनलाइटमेंट करेंगे हमारे दर्शकों को प्लीज। जो आपने वुमेन्स के बारे में एक बात छेड़ी, सवाल छेड़ा, ये बिल्कुल सही है। इससे पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। मैं इसको इस तरह से डिफाइन करना चाहूंगा कि वुमेन एम्पावरमेंट यहाँ पे लागू हो गया है। मेरे साथ इससे पहले सरपंच हुआ करते थे मर्द लोग, आजकल मेरे साथ 22 हलकों में 5 से ज्यादा लेडीज सरपंच हैं, जो सरकारी फंड्स को डेवलपमेंटल की वर्क्स के लिए इस्तेमाल करती हैं। इससे पहले ऐसा नहीं होता था, और सरकार ने लेडीज के लिए रिजर्वेशन रखा, ये भी एक एम्पावरमेंट में ही आता है।
और दूसरी जानिब जो वुमेन्स प्रोटेक्शन है उसके लिए बाकायदा तो लॉज बनाए गए, यहाँ जो इम्प्लीमेंट होते हैं अक्सर अगर कोई मसला होता है, कोई वही वुमेन्स मसला होता है, उसके लिए वुमेन्स सेलें भी बनी हुई हैं, उनके लिए सरकार सहायताकारी भी करता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत कई स्कीमें राइज यहाँ पे हुई जिनसे वुमेन्स डेवलपमेंट होता है, वुमेन्स पावर एम्पावर होता है वुमेन्स, और बहुत सारी ऐसी स्कीमें हैं जिनसे वुमेन्स को उसका लाभ उठाने का मौका मिल रहा है और डेवलपमेंट इस तरीके से भी होती है। और इतना ही नहीं है कि रिक्रूटमेंट में भी इनकी रिजर्वेशन है। इस वक्त आईएएस आईपीएस कई सारी ये जो महिलाएं हैं, इतना ही नहीं बल्कि कई मुकाबलों में कंटेस्ट्स में नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे हाल ही में एक लड़की ने मॉस्को से एक मेडल लेके आई। ये भी एक अच्छी बात है जिनसे हमारी ये जो वुमेन फोक है इनको डेवलपमेंट होने में एक रास्ता मिल रहा है। जी, एक छोटा सा बीच में इंटरप्ट करके मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें कि हमारी बहनें बोल रही हैं कि मिलिटेंट्स जो उग्रवादी आतंकवादी थे, कुछ उनके साथ बदसलूकी करते थे या शोषण किया जाता था। ब्रीफली बताएंगे कुछ चेंजेस आए हैं उनमें या कुछ एम्पावरमेंट हुई है हमारी बहनों की सुरक्षा के ऊपर? देखिए, ये सही बात है कि यहाँ कश्मीर में 1990 से एक डिस्टर्बेंस शुरू हो गया था, एक अनसर्टेनिटी थी, और हमारे कश्मीर में ज्यादातर इलाके जो हैं दे आर कंट्री साइड इलाके, यानी विलेज इलाके, पहाड़ी इलाके हैं। ये भी सुनने में आया है कई जगहों पे ऐसे मामलात हुए जिनकी वीडियोस की बात आप कर रहे हैं, जिक्र कर रहे हैं। हम इससे इनकार नहीं करते हैं, ऐसा नहीं हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा, क्योंकि यहाँ ऐसे हालात ही थे। यहाँ बाप बेटी को नहीं जानता था, बेटा बाप को नहीं जानता, ऐसे हालात हुए। लेकिन मैं आपको एक चीज का यकीन दिलाता हूं कि जब से सेंटर में बीजेपी की सरकार आई, इसने कश्मीर में हालात को काफी हद तक कंट्रोल में किया, काफी हद तक यहाँ के हालातों को कंट्रोल में कर दिया। और यहाँ आजकल क्राइम में इतना रेट डिक्रीज हो गया है, क्राइम रेट, कि जो शायद हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते थे। जिन वीडियोस की आप बात कर रहे हैं, मैं इससे इनकार नहीं करता हूं कि ऐसा नहीं हुआ होगा, बिल्कुल, क्योंकि हम इसी माहौल में पले हुए हैं, इसी माहौल में रहे हैं। हम ये जानते हैं कि ये चीजें होती हैं, हो सकती हैं, हुई होंगी। कई ऐसे इलाके यहाँ पे जहां पे ये मुमकिन है कि ये हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद लतीफ जी आपका। अब हम आपको हमारे युवाओं की तरफ चलते हैं। हमारे जो वहां के युवा, हमारे भाई लोग जो हैं कश्मीर के, उनके बारे में ये आई अंडरस्टैंड कि कोविड-19 का पेंडेमिक जो है ये पूरे विश्व में बहुत ही एक चैलेंजिंग टाइम्स पूरा विश्व इसमें देख रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह पे है, लेकिन आपको क्या लगता है हमारे जो रोजगार के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए जो युवाएं हैं, क्योंकि कुछ युवाओं को जैसे कि पहले गुमराह किया जाता था, लेकिन आज बात हो रही है एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में लैपटॉप। तो बिल्कुल एम्पावरमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन, तो इसके बारे में कुछ हमारे युवाओं को, हम हमारे सारे दर्शकों को आप युवाओं के बारे में, जम्मू एंड कश्मीर भाइयों के बारे में कुछ आप प्रकाशित करेंगे, कुछ आप रोशनी डालेंगे? बिल्कुल सही बात फरमाई आपने कि आपने ऐसा भी देखा होगा, न्यूज में भी आपने देखा होगा या इंटरनेट पे भी देखा होगा, कई ऐसे लोग हैं जो पीएचडी है, एमफिल हैं या स्कॉलर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी गलत रास्ते इख्तियार किए। ये सही है, मगर इसका मेन मुद्दा यही था या मेन इलाज यही था कि इसके ग्रास रूट लेवल तक हम जाते कि ये वजह क्या है कि ये आउटला क्यों बढ़ रहा है, ये अगर पीएचडी है क्यों बढ़ रहा है, एमफिल है क्यों बढ़ रहा है, स्कॉलर है फिर आउटला क्यों बन रहा है, या गैर कानूनी तरीके से गैर कानूनी रास्ता क्यों अख्तियार कर रहा है। ये चीजें हैं। देखिए, इसका एक अहम पॉइंट, अहम फैक्टर ये है कि दैट इज जॉबलेसनेस, बेरोजगारी। लेकिन कुछ टाइम से मैंने ये मार्क किया है, कुछ टाइम से जब से सरकार ने ऐलान किया अब हम 20,000 नौकरियां एसएसआरबी को भेज रहे हैं, हम 13,000 नौकरियां एसएसआरबी को भेज रहे हैं रिक्रूटमेंट करने के लिए, इससे इस चीज पे थोड़ा सा कमी आ गई।
ये जो अवटला लोग बन रहे थे, जो पढ़े लिखे नौजवान गलत रास्ते इख्तियार कर रहे थे, सरकार ने कुछ ऐसी स्कीमें यहाँ पे लॉन्च की, शुरू कर दी, जिससे इस पर रोक लग गया। अब कोशिश करते हैं, जो हमारे युवा हैं, कोशिश करते हैं आर्मी में जाने के लिए, जो पहले नहीं होता था, जो पहले जा नहीं पा रहे थे, फोर्सेस में जाने के लिए, बीएसएफ में जाने के लिए, सीआरपीएफ में जाने के लिए, पुलिस में जाने के लिए, और आर्मी में जाने से डरते थे। लेकिन अब अगर 30 पोस्ट होते हैं आर्मी में, अब 10,000 लोग वहां जमा होते हैं जाने के लिए। यहाँ जो मेन कॉज है दैट इज जॉबलेसनेस। और जब से यहाँ सरकार ने इसकी तरफ तवज्जो देना शुरू कर दिया कि लोगों को जॉब चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, लोगों को खाने पीने के लिए रोटी चाहिए, लोगों के लिए सहायताकारी और स्कीमें चाहिए, तब से ये ऑटोमेटिकली कम होता गया, क्राइम रेट ऑटोमेटिकली कम हो गया। और जो फॉरेन पावर्स इसको प्रोवोक करते थे, उनको भी मौका नहीं मिल रहा है अब, क्योंकि जब सरकार ने ही ऐसी सुविधाएं लागू करना शुरू कर दिया इधर, और सबके गलत लोगों के मुंह बंद होने लगे, और सरकार ने जो यहाँ अच्छे और स्ट्रिक्ट कानून लागू कर दिए हैं, उनसे आम जनता को फायदा मिल रहा है, आम लोगों को, आम युवा को फायदा मिल रहा है, पढ़े लिखे लोगों को फायदा मिल रहा है। मेरे पास सैकड़ों लड़के आ जाते हैं, सर हमें सर्टिफिकेट दे दो, मुझे फौज में जाना है, हमें सर्टिफिकेट दे दो, मुझे सीआरपीएफ में जाना है, हमें सर्टिफिकेट दे दो, मुझे बीएसएफ में जाना है। आज तक तो ऐसा नहीं करते थे ये युवा लोग, मगर इनको लगा कि नहीं, सरकार हमें ये फायदा देने जा रही है, तो हम भी आगे बढ़े। यही हर क्राइम का इलाज है, युवा को रोजगार देना, पढ़े लिखे नौजवानों के लिए सहायताकारी करना और नई नई स्कीम को लागू करना। मैं हर रोज जो भी सरकारी स्कीम निकलती है, शाम को मैं फेसबुक पे डालता हूं, ताकि लोग इस चीज से, इस स्कीम से अवेयर हो जाएं और इसका फायदा लोगों को मिले, यूथ को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद मोहम्मद जी। आपने जो एम्पावरमेंट की बात की है, प्लस जो आपने जॉब एम्प्लॉयमेंट्स की बात की है, और प्लस आपने बताया है कि आप भी सोशल साइट्स में एक्टिव हैं और डेली अवेयर करा रहे हैं हमारे भाइयों और बहनों को वेरियस एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के, उसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अब चलते हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर से हट के यूपी की बात करते हैं। 5 राज्यों में इलेक्शंस हो रहे हैं। ये आपका स्टेट नहीं है जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन यूपी इलेक्शंस में अभी बहुत सारे वायरल हो रहे हैं, या बहुत सारे पिक्चर्स आ रहे हैं कि वहां पे पहले जैसे कि बूथ कैप्चरिंग होती थी, दंगा होते थे, फसाद होते थे, अभी शांतिपूर्वक से हो रहे हैं इलेक्शंस। इसके बारे में थोड़ी सी टिप्पणी आप करना चाहेंगे? बिल्कुल, जरूर। सबसे पहले मैं ये कहूंगा, मैं नहीं मानता हूं ये यूपी है, मैं मानता हूं पूरा देश मेरा है, यूपी मेरा है, बिहार मेरा है, पूरा भारत मेरा है। मैं ये समझता हूं, मैं समझता हूं अगर यूपी उधर है वो मेरा दिल है, बिहार उधर है वो मेरा गुर्दा है, वो मेरा कलेजा है, दिल उधर है वो मेरा दिल है। ये मेरा कहना है, मेरा मानना है। दरअसल ये है कि जब से हम मीडिया में आए या सोशल साइट्स की जो भरमार हुई, इनसे पहले पता चलता था कि फलाने स्टेट में दंगे हो रहे हैं, फलाने स्टेट में फसादात हो रहे हैं, फलाने स्टेट में। मुझे लग रहा है कि यूपी में काफी बदलाव आया है। जिस तरह से इससे पहले हुआ करता था, कभी 10 साल 5 साल 8 साल पहले, इस तरह से वहां डेवलपमेंट होना शुरू हो गया है, क्योंकि बहुत सारी हुकूमतें हमने भी देखी हैं। तो जब से वहां मुझे लगता है योगी जी की सरकार आई, तब से वहां पे डेवलपमेंट की तरफ ध्यान हुआ। मुझे एक वाकया याद है, वहां पे पहले एक पुल बना था, शाम को किसी सीएम साहब को उसका इब्तिदा करना था, सीएम साहब के आने से पहले वो गिर गया था। लेकिन अब हाल ये है कि हर चीज की जांच वहां होती है, जो भी काम होता है उसका बाज़ाबिता एग्जामिनेशन होता है, उसका टेस्ट होता है, इंस्पेक्शन होता है कि ये काम सही ढंग से हुआ है या नहीं हुआ। वहां पे भी ये जो आउटलाज लोग हैं या इस क्रिमिनल माइंड के लोग हैं, उनके पेच भी कस लिए योगी सरकार में कसे गए हैं। तो मुझे लगता है कि लोगों का रुझान फिर से एक बार फिर योगी सरकार की तरफ जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं हमारे आखिरी चरण पे हमारे शो के। हम आपसे अपनी इतनी अच्छी गुफ्तगू, बातचीत की, डिस्कशंस किया, हमारे बहुत सारे मुद्दे उस पे आपने अपने बारे में बताया, आपने हमारी जो सरकार की जो पॉलिसीज थे, जो आर्टिकल्स
धाराएं 370 35A एब्रोगेशन के बारे में आपने बड़े डिटेल में बताया। आपने हमारी बहनों के बारे में, जो वहां पे उनकी एम्पावरमेंट के बारे में, उनकी जो सुरक्षा और उनकी एजुकेशन के बारे में बताया। आपने एम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया। आपने यूपी को, बिहार को, पूरे भारत को अपना दिल, जिगर, गुर्दा बताया है, आपने अपना बताया है। आपके थ्रू, आपके मुंह से हमारे जो देश विदेश अंतरराष्ट्रीय जगह पे, हर जगह पे जो हमारे दर्शक हैं, उनके लिए, या पॉलिसी मेकर्स जो हैं गवर्नमेंट में, सेंट्रल लोकल गवर्नमेंट में, जो भी पॉलिसी मेकर्स हैं, हमारे भाई बहनें जो आपको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं बड़े उत्सुकता पूर्वक से, उनके लिए फाइनल संदेश क्या देना चाहते हैं? देखिए मेरे भाई, सबसे पहले ये चीज होती है, जहां पे भी खुशहाली होनी हो या खुशहाली लानी हो, तो सबसे पहले वहां अमन होना चाहिए। हर चीज का इलाज अमन है। अमन शांति हो तो खुशहाली खुद ब खुद आती है, क्योंकि तभी एक गवर्नमेंट का या एक सिस्टम का माइंडसेट डेवलपमेंट की तरफ जाता है, जब अमन कायम हो। मैं अपने मुल्क के लिए, मैं अपने स्टेट के लिए, मैं पूरी दुनिया के लिए यही दुआ करता हूं कि आपका म्यूट हो गया, सॉरी, अमन आपका कायम म्यूट हो हो। गया। हाँ जी, हाँ, सही है। बस ये सबसे बड़ी बात है। जब अमन हो, प्यार हो, खुशहाली खुद ब खुद आती है। जी मोहम्मद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतना वक्त निकालने के लिए। आप अपने बिजी शेड्यूल से, आप मल्टीटास्किंग हर फॉर्मूला खिलाड़ी की तरह ऑलराउंडर हैं, आप हर तरह एक्टिविटीज करते हैं, बट जो आपने अपने लाइव एक्सपीरियंसेस, जो आपने ग्रासरूट में जो खुद काम किए हैं, और खुद आपने हमारे भाइयों और बहनों के जो दुख देखे हैं वहां पे, और आप जो चेंजेस देख रहे हैं, और आप बयान कर रहे हैं हमारे दर्शकों के, कितने ट्रांसपेरेंट, कितने सिंपल, अच्छे वर्ड्स में, लफ्जों में, हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। थैंकफुल टू यू। धन्यवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर से आएंगे दोबारा किसी एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। शुक्रन जजीलन, शुक्रिया।